हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 19 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, नेम द गवर्नर जनरल हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनेक्सेशन ऑफ सिंध। उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जो सिंध के राज्यहरण के लिए जिम्मेदार था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो। तो जो बैटल ऑफ मियानी था जो 1843 के अंदर हुआ था, इसके अंदर बलोचीज को हरा दिया गया था और सिंध फिर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया गया था। तो कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ मियानी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंध किस बैटल के थ्रू एनेक्स किया गया था, तो वो था बैटल ऑफ मियानी। ओके। Which of the following act was passed by the British Parliament to end the monopoly of East India Company's trade in India? भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, बी. रेगुलेटिंग एक्ट 1783, सी. चार्टर एक्ट 1813 या डी. चार्टर एक्ट 1863। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। ये जो चार्टर एक्ट 1813 का पास किया था यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट ने, इसने ये कंपनी का जो रूल है इंडिया में ये तो कंटिन्यू रखा था, लेकिन इसकी कॉमर्शियल मोनोपोली है वो खत्म हो गई थी। एक्सेप्ट ये टी और ओपियम यानी कि ये अफीम की ये जो ट्रेड है और चाय की, ये चाइना के साथ इसके अंदर इसकी मोनोपोली रही, बाकी सारी मोनोपोली इसकी खत्म हो गई थी। और उस टाइम आपके गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड मिंटो। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब चार्टर एक्ट 1813 का पास हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में के अनुसार व्यवस्थित करें। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन, रॉलेट सत्याग्रह, पब्लिशिंग ऑफ हंटर कमिटीज रिपोर्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले तो अपना रॉलेट सत्याग्रह ही शुरू हुआ था इनमें से। इसके बाद आपका आया था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की हुई थी, ये 6 अप्रैल को हुई थी इन 1919 और ये 13 अप्रैल हुई थी 1919। ये फिर उसके बाद आपके हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई थी, ये हुई थी मई 1920 आई गेस, 1920 नॉट 1920। और इसके बाद आपका जो हुआ खिलाफत कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन, ये आई गेस सितंबर के अंदर हुआ था 1920। तो CADB कौन सा ऑप्शन है आप देखें? CD नहीं, ये रहा डी ऑप्शन, CADB। ठीक है, तो आप ये देख भी सकते हैं, यहां पे डेट्स आप वेरीफाई कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड हु ऑफ द फॉलोइंग। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह तथा निम्न में से किसके बीच की गई थी? ए. लॉर्ड मिंटो, बी. लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी. लॉर्ड डलहौजी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो। ये ट्रीटी की कब गई थी? ये की गई थी 1809 में। और ये महाराजा रंजीत सिंह कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर। ठीक है। विच एक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट परफॉर्म्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। निम्न में से कौन सा कार्य राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया था? तो वो है अपना, देखें, ए. ब्रह्मो समाज, बी. प्रार्थना समाज, सी. एबोलिशन ऑफ सती या डी. आत्मीय सभा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. प्रार्थना समाज, जिसको कि आपके स्टार्ट किया था आत्माराम पांडुरंग ने इन 1867। गदोबा पांडुरंग एंड हिज ब्रदर आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों ने ये फाउंड किया था 1867 के अंदर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम, एज नहीं एट आएगा, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अपने थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी जो थे, मैंने पहले बताया था, ये टीचर थे। इनको जीवत राम भगवान दास कृपलानी इनका असली नाम था, इनको आचार्य कृपलानी कहते थे।
और ये कांग्रेस के जब पार्टीशन जब हुई था इंडिया का, तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और ये सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे। ये चीज आप याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी कौन थी? सुचेता कृपलानी जो थी ये अपनी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही थी, जो अपनी वो सुचेता कृपलानी थी। शी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? वो थी अपनी सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की ही गवर्नर रही थी। Who among the following attended all the 3 round table conferences? निम्न में से किन्होंने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। जो गांधी जी ने कौन सी में लिया था? तो गांधी जी ने लिया था आपके सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर पार्ट लिया था। In which of the following states was referendum on accession held? निम्न में से किस राज्य के विलय के लिए जनमत संग्रह करवाया गया था? तो वो देखें, हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद, भोपाल या जूनागढ़। हैदराबाद में तो हमने अपनी मिलिट्री भेजी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, वहां के निजाम क्योंकि मान नहीं रहा था। यहां जूनागढ़ के अंदर अपन ने कराया था ये रेफरेंडम है। ठीक है, जूनागढ़ का ये जो रेफरेंडम हुआ और ये अपने इंडियन यूनियन में कब आया था? ये इंडियन यूनियन में आया था 1948 के अंदर। द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज, ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी जिसका उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग कर दिया था? तो वो थी आपकी, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, केसरे हिंद। ऑप्शन नंबर सी। ये हिंद केसरी और केसरे हिंद में कंफ्यूज मत हो जाना, केसरे हिंद की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये केसरे हिंद की उपाधि ने 1915 के अंदर दी थी लॉर्ड हार्डिंज सेकंड जो थे उस टाइम में। किस लिए? ये एम्बुलेंस जो कॉर्प थी साउथ अफ्रीका के अंदर बॉयर वॉर के ड्यूरिंग, उसके अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन था बहुत सिग्निफिकेंट रहा था गांधी जी का, तो उसके अंदर इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इन्हें ये उपाधि दी गई थी। काजी नजरुल इस्लाम इज द नेशनल पोइट ऑफ। काजी नजरुल इस्लाम कहां के राष्ट्रीय कवि हैं? तो काजी नजरुल इस्लाम कहां के हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? तो वो हैं आपके बांग्लादेश के, और इनको हम रिबेल पोइट के नाम से भी जानते हैं। राजगोपालाचारीज फॉर्मूला वॉज, राजगोपालाचारी जी जो थे राजा जी, उनका सूत्र क्या था, क्या फॉर्मूला था उनका? ये तो ए, फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन किया जाए। प्लेबिसाइड टू मुस्लिम्स वेदर दे शुड फॉर्म अ सेपरेट स्टेट, मुस्लिमों को का जनमत संग्रह करवाया जाए कि वे एक पृथक राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं या नहीं। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रियासती राज्यों का विलय। या डी, फॉर्मुलेशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का गठन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेबिसाइट ऑफ मुस्लिम टू मुस्लिम्स वेदर दे शुड फॉर्म अ सेपरेट स्टेट। तो राजा जी का जो फॉर्मूला था ये इन्होंने किस लिए दिया था? ताकि जो पॉलिटिकल डेडलॉक आया हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बीच में, कि ये डेडलॉक टूट जाए और कोई एक प्रॉपर इनके बीच में एक हो जाए आपस में बात ढंग से। Which one of the following was a journal brought out by अबुल कलाम आजाद? जो अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इन्होंने इनमें से कौन सी जो पत्रिका निकाली थी? तो वो इन्होंने जो निकाली थी अल जमीन, द इंडियन सोशलिस्ट, अल हिलाल या जमींदार, कौन सी थी? तो वो थी आपकी अल हिलाल। अल हिलाल इन्होंने पहले, ये पहला पब्लिकेशन इसका आया 13 जुलाई 1912 के अंदर, लेकिन 1914 के अंदर इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी और ये इंडियन मुस्लिम्स को ये एग्जॉर्ट करते थे कि ये ज्वाइन करें इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज बाबा रामचंद्र एक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट्स? बाबा रामचंद्र निम्न में से किस क्षेत्र में किसानों को संगठित करने में सक्रिय थे? मद्रास, उड़ीसा, अवध या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, अवध। तो ये बाबा रामचंद्र जो थे ये इंडियन ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया फार्मर्स को अवध के अंदर,
1920s और 1930s के अंदर, ताकि ये जो लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनके जो अब्यूजेस के अगेंस्ट ये यूनाइट हो सकें, कर सकें। और जो कमलकांत त्रिपाठी की ये हिस्ट्री बेस्ड नॉवल है बेदखल, उसके ये प्राइम कैरेक्टर्स में से एक हैं। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अफगानिस्तान की तरफ आगे बढ़ने की एक साहसी नीति अपनाई थी? एल्गिन, लिटन, मिंटो या डफरिन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। तो ये क्या था? ये एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था 1878 से लेके 1880। तो ये क्या था? ये एक पार्ट था, ये जो ग्रेट गेम जो चला था ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स के बीच में। ग्रेट गेम क्या था कि ये अफगानिस्तान के अंदर ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जो ये खींचतान चल रही थी, वो था ये ग्रेट गेमिंग का। Who was the founder of Asiatic Society of Bengal? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो वो देखें, विलियम बेंटिक, सर विलियम जोन्स, राम मोहन रॉय और लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब विलियम तो दोनों के अंदर है, तो विलियम तो थे ही थे, लेकिन कौन से थे? विलियम बेंटिक नहीं थे, विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो इन्होंने कब फाउंड की थी? ये 1784 के अंदर, फोर्ट विलियम इन कोलकाता। ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाय, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रैडक्लिफ, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या लॉरेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रैडक्लिफ। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है इसे रैडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। इंडिया चाइना के बीच में जो है मैकमहन लाइन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो है दुरंड लाइन है वो। तो ये कुछ एक आपको लाइंस याद होनी चाहिए। अच्छा, ये डिमार्केशन लाइन कब पब्लिश की गई थी? तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, 17 अगस्त 1947। ठीक है, 17 अगस्त। द वर्ड आदिवासी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय, जनजातीय लोगों को संदर्भित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किनके द्वारा किया गया था? तो वो क्या देखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठक्कर बापा, महात्मा गांधी या महात्मा ज्योतिराव फुले? तो ज्योतिबा फुले। तो कौन सा है अपने देखें तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बप्पा। अमृतलाल विठल दास ठक्कर इनका असली नाम था। ये गुजरात के अंदर इन्होंने ट्राइबल जो लोग थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। आप देखें बाकी तीन जो नाम है ना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये तीनों इन्होंने काम किया था आपके दलित अपलिफ्टमेंट के लिए। ट्राइबल्स इनसे भी इग्नोर हो गए थे। तो ट्राइबल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इग्नोरेंट आपकी जो कम्युनिटीज में से एक हैं। तो ये ठक्कर बप्पा ने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गुजरात के अंदर। और इन्होंने 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की थी उसको ज्वाइन किया। 1922 में इन्होंने फाउंड किया भील सेवा मंडल। और उसके बाद ये 1932 के अंदर महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की फाउंडेशन रखी थी। हरिजन सेवक संघ वाज फाउंड टू अपलिफ्ट द दलित्स। तो ये गांधी जी ने फाउंड किया था, मैंने आपको कल भी बताया था 1933 के अंदर। ये गांधी जी ऑल इंडिया टूर पे गए थे एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन के लिए। पूरे इंडिया का टूर किया था 1933 से लेके मेरे ख्याल से 34 तक चला था, क्योंकि 1934 के अंदर पुणे में इनके ऊपर बॉम्ब से अटैक भी हो गया था। तो ये 1932 में जो हरिजन सेवक संघ इन्होंने फाउंड किया था गांधी जी ने, उसको इन्होंने ज्वाइन किया ठक्कर बप्पा ने। और बाद में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ इन्होंने फाउंड किया 1948 के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। हंटर कमीशन, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, सैडलर कमीशन, रेले कमीशन। इनका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है ये बताना है हमें। तो देखें, सबसे पहले आपका आया था चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, कब? 1854 के अंदर। फिर आपका आया था
हंटर कमीशन एजुकेशन वाला, एक हंटर कमीशन था अपने जलियांवाला बाग मैसेकर वाला, वो वाला नहीं, ये एक एजुकेशन के लिए भी आया था, ये आया था 1882 के अंदर। फिर आपका एक आया सैडलर, नहीं सॉरी, रेले कमीशन आया आपका उसके बाद में, रेले कमीशन आपका आया था 1902 के अंदर, और सैडलर कमीशन आपका आया था, ये सैडलर कमीशन आया था 1917 के अंदर। ठीक है, तो आपका 2143 आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंडीशन लेड डाउन इन गांधी अरविंद पैक्ट? गांधी अरविंद समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? ए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए। बी, रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स अलाउइंग टू प्रोड्यूस ट्रेड एंड सेल लीगली, नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति। विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, खादी उत्पादन पर कर की निकासी। या डी, पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन। खादी के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं हुआ था गांधी अरविंद पैक्ट के अंदर। और गांधी अरविंद पैक्ट कब किया गया था? 5 मार्च 1931। आपको ध्यान है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931। फर्स्ट हुई थी 1930 और थर्ड हुई थी 1932। ठीक है, ये ईयर्स भी आपको याद रखने हैं। Who made the famous painting दांडी मार्च? प्रसिद्ध चित्र दांडी यात्रा किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपके नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य थे, एंड ही वाज द पायोनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। और इनकी जो स्टाइल कहलाती थी पेंटिंग की, वो थी इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और इनके गांधी जी के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप्स थे, और ही इज द ओनली आर्टिस्ट जिन्हें कि गांधी जी ने कभी संरक्षण दिया होगा, वरना गांधी जी को आर्ट की ज्यादा समझ नहीं थी, ज्यादा टाइम नहीं था बेसिकली आर्ट के लिए। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज द कलेक्शन ऑफ हुज स्पीचेस एंड नोट्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है? तो वो है अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के। Which of the following measures saw a widespread agitation for the first time after the revolt and ultimately led to the formation of the Indian National Congress? निम्न में से किस उपाय को विद्रोह के बाद पहली बार व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा था तथा जो अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का कारण बना? ए, आर्म्स एक्ट, बी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, सी, रॉयल टाइटल्स एक्ट, या डी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके अंदर क्या था कि आपको ध्यान है इल्बर्ट बिल के अंदर जो इंडियन जजेस थे वो यूरोपियंस को भी ट्रायल कर सकते थे, तो ये जो थी इसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके 2 साल बाद उसके बाद फॉर्म हुई थी। ये 1883 के अंदर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर फाउंड हुई थी। तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके फॉर्म हुई थी। यहां पे आंसर दे रखा है आर्म्स एक्ट, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, तो इसको आप बी करके रख लीजिए, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और मैं कल और आपको डबल वेरीफाई करके बता दूंगा, पर जहां तक मेरे को अच्छे से ध्यान आ रहा है ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ही थी। ठीक है, तो भी मैं कल आपको फिर से बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन जहां तक मेरे को है ये आप ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 922, इसका मैंने आपको आंसर बताया बी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन which day across the state to commemorate the day when Bihar was carved out of the Bengal presidency in the year 1912? बिहार दिवस को राज्य भर में किस दिन मनाया जाता है जब वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर किया गया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च।
By which governor general and when was the Carnatic state annexed? कर्नाटक राज्य का हरण किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था तथा कब किया गया था? A. लॉर्ड मिंटो in 1808, B. लॉर्ड कॉर्नवालिस in 1792, C. लॉर्ड वेलेस्ली in 1801 या D. सर जॉन शोर in 1797? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली इन 1801। ये अपने कब से कब तक रहे थे गवर्नर जनरल? 1798 टू 1805 तक रहे थे। और ये कार्नेटिक जो रीजन था, यहाँ पे मुगल, ब्रिटेन और ये फ्रांस के बीच में हेजीमोनी की लड़ाई हुई थी, जिसमें एंड में ये ब्रिटिश की ही विक्ट्री हुई थी और ये फिर ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई थी। कार्नेटिक रीजन क्या था मैं कल बता चुका हूं आप लोगों को, आपको याद होना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. दादा भाई नौरोजी या डी. पंडित मदन मोहन मालवीय? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। ये इन्होंने किसकी थोड़ी हेल्प ली थी, कॉपरेशन इसके अंदर? एनी बेसेंट जो थी, लेडी एनी बेसेंट, इन्होंने किया था। ये 1916 के अंदर फाउंड हुआ था। कहां पर है ये? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। फॉर्मर नेम इसका था सेंट्रल हिंदू कॉलेज और इसके अंदर लगभग 30,000 स्टूडेंट्स इसके कैंपस में रहते हैं। तो ये एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रोलट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलट एक्ट को लोगों के भारी आक्रोश का सामना क्यों करना पड़ा था? ए. इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने का अधिकार दिया था। बी. इट कर्व्ड द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, इसने व्यापार संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। सी. इट सप्रेस द इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा को दबा दिया। या डी. इट कर्टेल्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसने धर्म की स्वतंत्रता में कटौती की। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसने जो सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने का अधिकार दे दिया था। ये जो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, इसको कहा जाता था रोलट एक्ट या ब्लैक एक्ट। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्ट जो पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली के अंदर इन मार्च 1919। इसने क्या किया कि ये इमरजेंसी मेजर्स जो थे, जो कि प्रिवेंटिव इंडेफिनेट डिटेंशन हो जाता था, जेल में डाल देना बिना ट्रायल के, जुडिशियल रिव्यू ना होना और ये सारा, उसके लिए ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसके ड्यूरिंग ये लाए गए थे इमरजेंसी मेजर्स, तो उनको इसने एक्सटेंड कर दिया था। तो वो चीज काफी अनजस्ट लगी, तो इसका काफी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था रोलट का। आपको ध्यान है गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था 6 अप्रैल सत्याग्रह वीक। और आपको ध्यान होगा जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी हुई थी 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था। When was पथरुघाट पीजेंट रेवोल्ट हेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स टैक्सेशन पॉलिसी इन असम? असम में अंग्रेजों की करानिधि के विरुद्ध पथरुघाट विद्रोह कब हुआ था? ए. 1894, बी. 1862, सी. 1873 या डी. 1885? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1894। तो ये पथरीघात या पथरुघात ये असम में जगह है जिसके फेमस एक इवेंट हुआ 1894 के अंदर। इसके अंदर क्या था कि 140 किसानों को अनप्रोवोक्ड पुलिस फायरिंग, अनप्रोवोक्ड मतलब कोई उनको उकसाया नहीं गया, कुछ नहीं, तो भी पुलिस ने फायरिंग की और इसके अंदर 140 किसानों की जान चली गई। और ये किस चीज के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो कि इन्होंने रेवेन्यू ये जो बढ़ा दिया था उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम निम्न में से कौन सा है? संथाल रेबिलियन, इंडिगो रिवोल्ट, सन्यासी एंड फकीर रेबिलियन, बिरसा मुंडा रेबिलियन? तो देखें, सबसे पहले आपका आया था सन्यासी एंड फकीर रेबिलियन। ये आपका लेट 18th सेंचुरी के अंदर हो गया था, लेट 18th सेंचुरी के अंदर। और उसके बाद आपका आया था संथल रेबिलियन, ये आपका हुआ था 1855 के अंदर। फिर आपका आया था
इंडिगो रिवोल्ट, ये आपका हुआ था 1859 के अंदर। एंड लास्ट में आपका बिरसा मुंडा जो रेबिलियन हुआ था, ये आपका लेट 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था। बिरसा मुंडा का बर्थ ही जब 1875 के अंदर हुआ था, तो रेबिलियन तो चलो इन सब के बाद ही होएगा। तो 3124 आपका कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं डेट्स यहां पे सारी। महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का ये संगठन किया था? तो ये किया था आपका 1894 में। 1893 में गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका, 1915 के अंदर वापस आए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान होगी मेरे ख्याल से। तो 1893 में वहां पे जो साउथ इंडिया में जो इंडियंस थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए नेटल इंडियन कांग्रेस फाउंड किया था। इन्होंने नाम ऐसा इसलिए रखा था ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलता जुलता हो और लोग उससे रिलेट कर सकें। वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वॉज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन धरासना सॉल्ट डिपो। महात्मा गांधी उस वक्त कहां थे जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरासना नमक गोदाम पर धावा बोला गया था? तो वो आपके थे, गांधी जी एक ही जेल में जाते थे, पुणे की यरोदा जेल में। ठीक है, तो पुणे की यरोदा जेल के अंदर डाला गया था क्योंकि गांधी जी ने कहा था अप्रैल 20, देखो आपको ध्यान होगा 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पे वो तोड़ा था सॉल्ट लॉ। 26 अप्रैल को इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मैं धरासना के जो मेजर वर्क है सॉल्ट वर्क्स वहां पे रेड डालूंगा, लेकिन इनको मई 5 जो थी तब इनको इनके कैंप कराड़ी के पास में कैंप था, वहां से इनको अरेस्ट कर लिया गया था रात के 1:45 बजे। ठीक है, मई 4 पे इन्होंने मतलब एक लेटर भी लिखा था मई 4 में वायसरॉय के नाम पे, जिन्हें कि उन्हें बताना चाह रहे थे कि हम सॉल्ट वर्क्स पे रेड करेंगे, लेकिन वो लेटर ये पोस्ट ही नहीं कर पाए, उससे पहले अरेस्ट हो गए। इंटरेस्टिंगली वो जो मई 4 का लेटर था उसके अंदर गांधी जी ने ये भी क्रिटिसाइज किया था कि जो भगत सिंह और को जो ये अनफेयर वे में जो ट्रायल हो रहा था कि ये उनके साथ इनजस्टिस है, गांधी जी ने ये भी उसके अंदर लेटर के अंदर लिखा था। तो ये मई 5 के इसमें अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद गांधी जी के बाद किसने कमान संभाली? वो संभाली आपके अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने ये कमान संभाली गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे धरासना सॉल्ट वर्क्स की तरफ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो फिर फाइनली जो कमान संभाली वो संभाली सरोजनी नायडू जी ने। जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने फिर रेड को लीड किया। अराउंड देखिए 1500 टू 2000 मैन, 1500 से 2000 आदमी थे जिन्हें की एक इकलौती औरत लीड कर रही थी। इट वॉज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जिसे कि पॉसिबल हो पाया ये सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की वजह से। ये गांधी जी का ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था वीमेन एम्पावरमेंट में। और आपको ध्यान होगा गांधी जी ने जो है सरोजनी नायडू को 1925 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनवाया था। 1924 में ये खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे थे गांधी जी। पॉइंट आउट वेयर द 1857 अपराइजिंग डिड नॉट टेक प्लेस। वह कौन सा स्थान था जहां 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? तो वो है आपका ऑप्शन बी, मद्रास। हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियर द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु, महात्मा गांधी या सर सैयद अहमद खान? तो वो है आपके अली ब्रदर्स। ये खिलाफत आंदोलन क्या था? एक खिलाफत आंदोलन था, ये पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, जिससे कि ये जो टर्की के अंदर ऑटोमन जो खलीफेट है उसकी अथॉरिटी बनी रहे, उसको मतलब रिस्टोर करने के लिए ये एक मूवमेंट चला था। और इसको किसने ये पायोनियर किया था, किसने इसको लीड किया था? तो वो थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली, ये जो अली ब्रदर्स हैं, इन्होंने इसे लीड किया था। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, क्यों? ए, टू एवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। बी, टू किल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्यों को मारने के लिए। सी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पारित होने के खिलाफ विरोध करने के लिए। या डी, टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो देखिए
टू एवेंस द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, इस चीज के लिए इन्होंने ये काम नहीं किया था, इस चीज के लिए भगत सिंह ने काम किया था, वो सब इंस्पेक्टर सॉन्डर्स का मर्डर किया था और इस चीज के लिए भगत सिंह को फांसी हुई थी। ये असेंबली में बॉम्ब्स फेंकने के लिए भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी, ये चीज मैं आपको बता दूं। भगत सिंह को फांसी हुई थी सब इंस्पेक्टर सॉन्डर्स के मर्डर के केस में, और ये केस इतना स्ट्रांग था कि गांधी जी ने इतने अटेम्प्ट्स किए थे तो भी इनको फिर छोड़ा नहीं गया था। टू किल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्यों को मारने के लिए नहीं, ये भी गलत है। आपने पता है बॉम्ब के अंदर एक भी जान नहीं गई थी, कुछ इंजरीज जरूर हुई थी लेकिन एक भी जान नहीं गई थी, ये लोगों को मारना चाहते ही नहीं थे, तो ये भी गलत है। तो ये था आपका मेन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल, ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये कौन सी डेट पे किया था? 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने ये किया था। ये इन्होंने स्मोक बॉम्ब फेंके थे, इसके अंदर ये जो गैलरी जो थी उसमें से आए थे और इन्होंने बॉम्ब फेंकते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और ये लीफलेट्स फेंके। लीफलेट्स पे क्या क्लेम किया गया था? एक तो कि ये अपोज करना चाहते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। Who was not a moderate among the freedom fighters? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन नरमपंथी नहीं थे? तो आपको ध्यान हो गए 3 नाम, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपके बिपिन चंद्र पाल हैं, ये गर्म दल वाले। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कहां पे किया गया था? ढाका, कराची, दिल्ली, अलीगढ़। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ढाका, ठीक है। और इसको फाउंड किसने किया था? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। स्वराज्य वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस एट इट्स सेशन एट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई सा भी नहीं। अगर आपका आंसर नन ऑफ दीज है तो आप गलत हैं। आप लोग लाहौर सेशन ढूंढ रहे होंगे, नहीं, लाहौर सेशन में क्या डिसाइड हुआ था? वो हुआ था पूर्ण स्वराज, ठीक है। नेहरू जी के जो लीडरशिप के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यहां पे बात हो रही है स्वराज की, ये ब्रिटिश जो रूल है उसके अंदर इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिलने का, दिलाने का, ये वाला स्वराज ये था। तो ये कब डिसाइड हुआ था? ये कोलकाता सेशन में डिसाइड हुआ था इन 1906, जिसको कि प्रिसाइड किया था दादा भाई नेहरू जी ने। इट बिकेम द वन ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907 सूरत सेशन। Who was the British commander in chief of India when the revolt of 1857 broke out? जब 1857 का विद्रोह हुआ तब भारत में अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर जेम्स ऑटरम या मेजर जनरल जॉर्ज एंसन? देखिए लॉर्ड कैनिंग नहीं थे। सबसे पहले बता दूं लॉर्ड कैनिंग को नहीं देखना, ये वाइसरॉय थे, ये आपके कमांडर इन चीफ नहीं थे। तो वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ के अंदर डिफर कर लेना। लॉर्ड कैनिंग मत लगाया ना, गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर जनरल जॉर्ज एंसन। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो वो रही हैं आपकी लेडी एनी बेसेंट। कब रही थी? 1917 के अंदर, ठीक है। लेडी एनी बेसेंट रही थी 1970 के इनके अंदर। कैलकाटा सेशन था आपका। अब बाकी ऑप्शंस को देखें, जो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी नेहरू जी की सिस्टर, वो अपनी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। अरुणा आसफ अली जो थी, इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, बॉम्बे के अंदर, वहां क्विट इंडिया मूवमेंट में झंडा फहराया था। इस चीज के लिए ये जानी जाती हैं। 1942 में काम किया था। ये क्वेश्चन आता है कि किसने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको कि अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में झंडा फहराया था? तो वो थी अरुणा आसफ अली। और ये आजादी के बाद दिल्ली की पहली मेयर भी बनी। सुचेता कृपलानी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही थी ये उत्तर प्रदेश की 1963 से 1967 तक।
In 1890, the first woman graduate of Calcutta University addressed the Congress session. Who was she? 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। वह कौन थी? मालविका मुखर्जी, पंडिता रामाबाई, कादम्बिनी गांगुली या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली पहली इंडियन और साउथ एशियन फीमेल फिजिशियन और सर्जन थी जो कि वेस्टर्न मेडिसिन में ट्रेंड थी, और ये वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट्स इन इंडिया थी, कादम्बिनी गांगुली। Which of the following Indian women promoted female education and publicized the needs of non-elite women as well? निम्न में से किस भारतीय महिला ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया? किन भारतीय महिला ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था तथा गैर कुलीन महिलाओं की आवश्यकताओं को भी प्रचारित किया था? ए. पंडिता रामबाई, बी. आनंदीबाई कर्वे, सी. ताराबाई शिंदे या डी. बीबी हरमन कौर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, पंडिता रामबाई सरस्वती। पंडिता रामबाई सरस्वती ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी और ये पायनियर थी एजुकेशन और वीमेन के जो ये इमेंसिपेशन मतलब आजादी के लिए। एक होता है इमेंसिपेशन और एक होता है इमेसिपेशन। इमेसिपेशन होता है किसी बीमारी और से आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और इमेंसिपेशन ये आजादी। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश का भी मैं थोड़ी थोड़ी बीच में बता ही देता हूं आपको। तो ये जो थी ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें कि ये टाइटल दिया गया था पंडिता का एज अ संस्कृत स्कॉलर और सरस्वती का। और ये कहां से एग्जामिन की गई थी? ये की गई थी फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड सेड, गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? ये बात सही भी है। महात्मा गांधी की तो हत्या 1948 में होगी, लेकिन उसके बाद भी देखिए गांधी जी आज भी अमर हैं। आप देखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर इंडिया आए स्पेसिफिकली ये ताकि स्पेशली कि वो गांधी जी को ज्यादा ढंग से समझ सकें, और इनके जो बेसिस जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे इन्होंने अपना जो था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये कहा कि किसी एक इंसान जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया वो है मोहनदास करमचंद गांधी। आप देखेंगे नेल्सन मंडेला भी इनसे इंस्पायर रहे, दलाई लामा और कई सारे लोग इनसे इंस्पायर हुए। तो ये बात तो सही है। ये बात कही कौन से सेशन में थी गांधी जी ने? तो ये कही थी कराची सेशन 1931, जिसको कि प्रिसाइड किया था उनके राइट हैंड मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज्ड टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ द मराठास टू द ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? किस वर्ष में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठा द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? तो वो आपका है, देखें 1792, 1811, 1818 या 1806। तो इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1818। ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये कन्फ्लिक्ट था ये अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर का, और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग इंडिया का कंट्रोल मिल गया था। इसके बाद मराठा एम्पायर ये खत्म हो गया था। डिसाइसिव कन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच में। साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स, सदस्यों के बीच मतभेद था। कांग्रेस फेल्ट दैट पीपल ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू स्वराज, कांग्रेस को लगा कि भारत के लोग स्वराज के हकदार हैं। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। या डी इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। साइमन कमीशन के साथ ही मेरे ख्याल से आपके क्लीमेंट एटली भी इंडिया आए थे, हु लेटर ऑन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, और अपने इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये 7 मेंबर्स की कमेटी थी, किसके अंडर आई थी? सर जॉन साइमन के अंडर इन 1927-28 के अंदर अपने इंडिया में आई थी, और अपने साइमन गो बैक के नारे इंडिया में लगने लग गए थे। आपको ध्यान है लाला लाजपत राय भी इसी का विरोध कर रहे थे, फिर लाठी चार्ज के अंदर उनकी जो डेथ हो गई थी।
Who among the following was the leader of the extremist group in the इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथी समूह के नेता निम्न में से कौन से थे? तो आपको पहले ही बताया था लाल बाल पाल, तो यहां पे आपको बाल मिल गए, बाल गंगाधर तिलक। विच ट्राइबल अपराइजिंग इज नॉन एज उलुगुलान? उस आदिवासी विद्रोह का नाम बताइए जिसे उलुगुलान के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका, जो इसको बिरसा मुंडा ने जो लीड किया था वो वाला आपका था उलुगुलान। ठीक है, बिरसा मुंडा जो ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर और फोक हीरो हैं बिरसा मुंडा, इन्होंने ये उलुगुलान रेबिलियन ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लीड किया था। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ? ब्रिटिश भारत क्षेत्र का आखिरी बड़ा विस्तार किस समय में हुआ था? तो वो आपको था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने बहुत ज्यादा यूज ली थी, तो इसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यूज लेके झांसी, सतारा, जैतपुर, सामलपुर, उदयपुर, नागपुर, इन सब को इन्होंने एनेक्स कर लिया था और अवध को एनेक्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकल मिस गवर्नेंस। द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन द ईयर? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित की गई थी? तो वो की गई थी 1911 में। उस टाइम आपके थे जो वाइसरॉय वो थे लॉर्ड हार्डिंस टू। द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ? विधवा पुनर्विवाह आएगा, वही मैं बोलूं क्या लिखा हुआ है ये, पुनर्विवाह अधिनियम किसके गवर्नर जनरल कार्यकाल में पारित किया गया था? तो वो आपका लॉरेंस कैनिंग बेंटिक या डलहौजी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। तो ये इसके सबसे मेन प्रोपोनेंट कौन थे इसके? ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इसके मेन कैंपेनर थे विडो रीमैरिज के। इन्होंने पेटिशन लगाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन एक काउंटर पेटिशन लग गई। किसने लगाई? राधाकांत देव और धर्मसभा ने, कि ये कहा कि ये विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो इस चीज के इसके अंदर 4 गुना साइन हुए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पेटिशन से 4 गुना ज्यादा साइन हुए थे। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने पर्सनली बिल को फाइनलाइज किया डिस्पाइट दिस ओपोजिशन, और इसको एक अपने हिंदू धर्म के कस्टम्स के अंदर एक बड़े हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था। Which amongst the following दलित communities strongly supported महात्मा गांधी? निम्न में से किस दलित समुदाय ने महात्मा गांधी का पुरजोर समर्थन किया था? वनकार, नमशूद्र, महार्स, इरावास। महार आपको ध्यान है, महार कम्युनिटी से आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलोंग करते थे। वनकर जो थे आपके, इन्होंने सपोर्ट किया था गांधी जी को। वनकर का काम क्या था? ये जो अपने जो तरह तरह के जो कपड़े हैं इन्हें सीने का काम था। तो गांधी जी का आपको ध्यान है कि घर पे बैठो, खुद अपने वो सूत, वो जो अपने था स्पिनिंग और सारा कुछ, उस चीज से ये रिलेट किया इन लोगों ने और इनको गांधी जी को काफी सपोर्ट किया इन्होंने। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन? वंदे मातरम को पहली बार वर्ष कौन से में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो आपका था 1896 के अंदर। अब आप बताएं सेशन कौन सा था? वो सेशन था कलकत्ता सेशन। गाया किसने था? अपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सेशन के आपके प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। रहीमतुल्ला एम सयानी ये प्रेसिडेंट थे सेशन के। सेशन कब हुआ था? 1896 में। कहां हुआ था? कैलकाटा में। गाया किसने था? आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन आज के खत्म हो गए हैं। तो हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको आपकी आज की क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू।